जय हिंद। वेलकम यू ऑल ऑन द एजीएस प्लेटफॉर्म वेस्टर्न। आज हम क्लास 10th का जो 1 बाय 1 लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं, डिस्क्राइब करने जा रहे हैं, उसका आज फर्स्ट डे है और आज पहला लेसन है अ लेटर टू गॉड। इसे हम डिस्क्राइब करेंगे, वर्ड टू वर्ड लेकर के चलेंगे, आपको बताएंगे पूरे डिटेल तरीके से। जैसा आप जानते हो ना कि इनको जीएल फ्लूंट्स ने लिखा है, इस लेसन को जीएल फ्लूंट्स ने लिखा हुआ है, जिनका पूरा नाम है ग्रेगोरियो लोपेज फ्लूंट्स। 1897 में इनका जन्म हुआ था और 1966 ईस्वी में इनकी मौत हो गई थी। ये एक मैक्सिकन लेखक हैं, मैक्सिको के रहने वाले हैं और अपने जीवन काल में इन्होंने बहुत सारी रचनाओं को दिया था, जैसे नॉवेल, जैसे बहुत सारे स्टोरी, बहुत सारी रचनाओं को अलग अलग तरीके से इन्होंने दिया, लेकिन कोई ना लाइट में नहीं आया, प्रकाश में नहीं आया, यानी हिट नहीं हुआ, वो फ्लॉप हो गया। बाद में क्या हुआ ना कि इनके माँ बाप इंडिया से लगे किसी सीमावर्ती क्षेत्र में रहा करते थे और अपनी एक जनरल स्टोर को चलाते थे, किसी दुकान वगैरह को चलाते थे। वहां पर ये आकर के बहुत सारा समय स्पेंड किया उन लोगों के साथ और भारतीय किसानों से मिले। और जब भारतीय किसानों से मिले तो उनके फीलिंग को समझा, उनकी दिनचर्या को देखा, ओवरऑल जो भगवान के अंदर उनका दृढ़ विश्वास होता है ना, उसको भी देखा। और जब ये गए तो उस विश्वास को, उस फीलिंग को अपने अंदर ग्रैब करके और फिर अ लेटर टू गॉड को लिखा। और जिन किसानों से ये मिले हुए थे उन किसानों की फीलिंग को हूबहू ऐड करते हुए इस स्टोरी को लिखा। इसलिए इसी स्टोरी से इनको जाना जाता है। बाकी के जितने भी वर्क्स इन्होंने दिए थे ना, उसके लिए इनको नहीं जाना जाता। अ लेटर टू गॉड इनकी इतनी फेमस रचना है कि जिसको बहुत सारी अलग अलग किताबों में लिखा गया है, इवन की बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर में भी, गवर्नमेंटेड में भी, एनसीईआरटी में भी इसने अपनाया हुआ है। तो इन्होंने ना किसी चीज की फीलिंग को हूबहू उतार दिया था, यानी किसानों के दृढ़ विश्वास को जो भगवान के अंदर होता है उसको हूबहू उतार दिया था उस लेसन में। इसलिए इनको बहुत ज्यादा फेम मिला और नेम मिला। तो जीएल फ्लूंट्स के ये कुछ उनके बारे में कुछ जानकारियां थी। अब देखते हैं इन्होंने इस लेसन में कहा क्या है। तो देखो, पढ़ने से पहले कुछ कोटेशन लिखा हुआ है, इसका मतलब जरा समझ लेते हैं। लिखा है कि दे से का मतलब होता है लोग कहते हैं, दे का मतलब होता है लोग। लोग कहते हैं कि फेथ कैन मूव माउंटेन्स, जो विश्वास होता है ना वो माउंटेन को भी हिला सकता है। माउंटेन कहने का मतलब कि समथिंग, जो चीज इम्पॉसिबल है उसे पॉसिबल किया जा सकता है अगर आपके अंदर दृढ़ विश्वास हो तो। देखो, ट्रस्ट का मतलब भी विश्वास होता है और यहाँ फेथ का मतलब भी विश्वास होता है। दोनों में अंतर जानते हो क्या होता है? फेथ का मतलब दृढ़ विश्वास होता है, पक्का विश्वास, जो अडिग ना हो, जो टले ना, जो हम समझते हैं वही मानेंगे, तो इसे फेथ कहते हैं। आगे कह रहा है कि बट वॉट शुड वी पुट आवर फेथ इन, लेकिन हमें किस पर विश्वास करना चाहिए, हमें किस तरह का विश्वास करना चाहिए। क्या हम हर चीज में विश्वास कर सकते हैं? नहीं, हमें उस चीज में विश्वास रखना है जो चीज विश्वास के योग्य है, लायक है। दिस इज द क्वेश्चन, ये एक क्वेश्चन है। दिस स्टोरी डेलिकेटली पोजेज, जो कि बड़े अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर पोज करती है, प्रस्तुत करती है। ये स्टोरी डेलिकेटली का मतलब बड़े अच्छे तरीके से दिखाती है। लेंको इज अ फॉर्मर, लेंको एक फॉर्मर होता है। हु राइट्स अ लेटर टू गॉड, वह भगवान को एक पत्र लिख देता है। व्हेन हिज क्रॉप्स आर रुइंड, जब उसकी फसल बर्बाद कर दी जाती है। देखो, बर्बाद हो नहीं जाती है, यहाँ पैसिव में लिखा हुआ है जब उसकी फसल बर्बाद कर दी जाती है। इस लाइन से आप समझ सकते हो कि फसल बर्बाद कौन करता है। अब इस दुनिया में हर कुछ करने वाला अगर भगवान है तो बर्बाद भी उसी ने किया। ये बात किसानों के दिमाग में रहती है। आस्किंग फॉर 100 पेसोस, आस्क फॉर का मतलब होता है मांगना, है ना। आस्क फॉर एक फ्रेजल वर्ड है, इसका मतलब होता है डिमांड करना। आस्किंग फॉर 100 पेसोस, पेसोस वहां की मुद्रा है, मैक्सिको की मुद्रा है। कह रहा है कि डज लेंकोज लेटर रीच गॉड, क्या लिंको का पत्र भगवान तक पहुंचता है? आपसे पूछा जा रहा है। डज गॉड सेंड हिम द मनी, क्या भगवान उसे मनी भेजते हैं? कह रहा है कि थिंक व्हाट योर आंसर टू दीज क्वेश्चंस वुड बी, सोच करके बताओ कि इन क्वेश्चन के ऊपर आपका आंसर क्या होगा। आप सोच करके देखो कि अगर आपसे ये पूछा जाए तो आपका आंसर इस पर क्या होगा, यानी आपका विश्वास भी चेक कर लिया जाएगा कि आप क्या सोचते हो। एंड गेस, और अनुमान लगाओ, हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज, और किस तरीके से स्टोरी कंटिन्यू होती है। क्या इस स्टोरी में बताया जाता है, किस बात को लेकर के स्टोरी आगे बढ़ती है। क्या भगवान ने उसके पत्रों का आंसर दिया, पैसा जो मांगा था वो दिया। इस चीज को सोच करके गेस करो कि स्टोरी कैसे आगे बढ़ती है।
बिफोर यू बिगिन टू रीड इट, तुम्हारी रीड करने से पहले, यानी जब तुम बिगिन करो, स्टार्ट करो पढ़ना, उसके पहले सोचो कि आखिर स्टोरी कैसे कंटिन्यू होती है। क्या भगवान ने अगर उसके पत्र का जवाब नहीं दिया होगा तो स्टोरी तो वहीं खत्म हो गई होगी, लेकिन फिर भी स्टोरी आगे बढ़ी है तो कैसे कंटिन्यू हुई होगी, आखिर इसके पीछे राज क्या होगा। तो ये तो एक कोटेशन था जिसको हमने समझ लिया। अब हम पढ़ेंगे डायरेक्टली लेसन को, वर्ड टू वर्ड लेकर के चलेंगे। आप भी इसे समझोगे और खुद भी वर्ड टू वर्ड पढ़ने का प्रयास करोगे ताकि आपको लगे कि हाँ हमें कितना समझ में आ रहा है। अगर इसको पढ़ने के बाद आप बहुत चीजों को बता ले जाते हो जैसे हम आपको समझा रहे हैं तो समझ लेना कि आपका पढ़ना सही है, अदरवाइज आपको और मेहनत करना पड़ेगा। तो देखते हैं, कह रहा है कि द हाउस, जो घर था ना, अब देखो हाउस के बाद एक डैश आपको यहां दिख रहा है और एक डैश यहां दिख रहा है, तो डैश वाली चीज हम इस लाइन की एंड होने के बाद पढ़ेंगे। कह रहा है कि द हाउस सेट ऑन द क्रिस्ट ऑफ अ लो हिल, जो घर था ना वो कहां था, सेट माने बैठा हुआ था यानी पड़ा हुआ था, ऑन द क्रिस्ट ऑफ अ लो हिल, एक छोटी सी पहाड़ी की क्रिस्ट के ऊपर, चोटी के ऊपर। पहाड़ की चोटी क्या होती है, क्योंकि पहाड़ बहुत बड़ा होता है, चौड़ा होता है, लेकिन पहाड़ का जो पीक पॉइंट होता है, सबसे ऊंचा जो हिस्सा होता है उसे हम चोटी कहते हैं, क्रिस्ट कहते हैं। तो एक पहाड़ पर बहुत ऊंचाई पर एक घर था जो सिचुएटेड था, पड़ा हुआ था, और कह रहा है फ्रॉम दिस हाइट, उस हाइट से, देखो यहां पर जो दिस है ना इसको आप दैट पढ़ना, पता है क्यों, क्योंकि यहां पर फैट सेकंड फॉर्म में है, पास्ट में दिया हुआ है, तो आप दिस को दैट पढ़ोगे दिमाग में अपने, तो लिखा हुआ है जैसे हूबहू वैसे लिखा हुआ है, समझना आपको दैट है। कह रहा है कि फ्रॉम दिस हाइट, उस हाइट से ना, वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, एक आदमी देख सकता था, रिवर को देख सकता था, फील्ड माने खेतों को देख सकता था जिसमें लगी हुई फसल दिखाई दे रही थी। राइप कॉर्न का मतलब पकी हुई फसल मत समझ लेना, लगी हुई फसल को यहाँ राइप कॉर्न कहा गया है। और कह रहा है कि डॉटेड विद द फ्लावर्स, जो डॉटेड थी फ्लावर्स मतलब इसमें फूल भी लगे हुए थे। देखो यहाँ इसका दो मीनिंग होता है, हम जब दूर से देखते हैं तो कोई चीज डॉट डॉट दिखाई देती है फूलों के जैसी, वो भी इसका मतलब हो सकता है, उसमें डॉट डॉट करके फूल लगे हुए थे, ये भी इसका मतलब हो सकता है। और कह रहा है जो फूल भरी राइप कॉर्न थी ना, दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड, वो बार बार प्रॉमिस करती थी अ गुड हार्वेस्ट, कि इस बार एक अच्छी हार्वेस्ट होने वाली है, अच्छी फसल होने वाली है। देखो यहाँ पर प्रॉमिस्ड है ना, सेकंड फॉर्म में है, लेकिन यहाँ पर दिस दिया है तो इसको भी हम दैट पढ़ेंगे, यानी ये स्टोरी ऑलरेडी पास्ट में ही है तो हम इसे पास्ट में ही पढ़ेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि एक जो घर था पहाड़ की चोटी पर, अकेला घर था, और उस घर के पास से, उस घर पे खड़े होकर के हम दूर दूर नदियों को देख सकते थे, जो फसल लगी थी जिसमें फूल लगे हुए थे, जो एक अच्छी फसल होने का दावा कर रहे थे, उस फसल भरे खेत को भी हम देख सकते थे। अब यहां पढ़ेंगे द ओनली वन इन द इंटायर वैली, इंटायर का मतलब होता है संपूर्ण, पूरा पूरा, और वैली माने घाटी, जिसमें कई सारी पर्वत श्रृंखलाएं हो उसे घाटी कहते हैं। उस पर्वत घाटी में, उस पूरे पर्वत घाटी में एकमात्र वही घर था। अब आपको समझ में आया कि एक बहुत बड़ी वैली में एक पहाड़ की पिक पॉइंट पे एक अकेला घर था जो लेंको का घर था, और उस घर से वो सब चीज को देख सकता था, अपने खेतों को भी देख सकता था। आगे पढ़ेंगे, कह रहा है कि द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, मात्र एक चीज की जरूरत थी इस धरती को, धरती माने खेत को, वॉज अ डाउनपुर, डाउनपुर का मतलब होता है कैट्स एंड डॉग्स माने मूसलाधार बारिश, और एटलीस्ट अ शॉवर, या कम से कम, एटलीस्ट माने कम से कम, एक बौछार की जरूरत थी। कहने का मतलब या तो एक हल्की बारिश हो जाती या फिर एक बहुत तेज ही बारिश हो जाती, इस चीज की सख्त जरूरत थी किसको, धरती को, यानी खेतों को जरूरत थी, और उसके बाद उसका काम खत्म हो जाता, फसल कट जाती बड़े आराम से। थ्रू आउट द मॉर्निंग लिंको, पूरी पूरी सुबह लिंको, मतलब पूरी सुबह का यह है कि 12 बजे तक के पहले, यानी 12 बजे तक के पहले। अब देखो यहां पर भी डैश है, यहां पर भी डैश है, इसको छोड़ेंगे, लाइन के बाद पढ़ेंगे। पूरे पूरे दिन लिंको हैड डन नथिंग, कुछ नहीं किया, एल्स अन्य, बट सी द स्काई टुवार्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, लेकिन देखता रह गया किसकी ओर, टुवार्ड्स माने की ओर, नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखता रह गया। दिन भर उसने कुछ नहीं किया, नॉर्थ ईस्ट की तरफ बड़े ध्यान से देख रहा था। और वह लिंको हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, जो जानता था अपने खेतों को, इंटीमेटली माने बड़े अच्छे तरीके से। अब खेतों को बड़े अच्छे तरीके से जानने का सेंस क्या है कि जैसे मान लो आपके पास एक गाय है, आप
परमानेंट उसके साथ रहते हो, खिलाते हो, पिलाते हो, तो आपको पता है कि उसे कब किस चीज की जरूरत है। यानी उस गाय के दिनचर्या को आप इंटीमेटली जानते हो। तो जो किसान परमानेंटली अपने खेतों में काम करता है ना, वो अपने खेत को भी इंटीमेटली जानता है कि कब उसे कंपोस्ट की जरूरत है, कब उसे अलग अलग यूरिया की जरूरत है, खाद की जरूरत है, और कब उसे पानी की जरूरत है। तो जहां तक वो अपने खेतों को इंटीमेटली जानता था ना, उसे किसकी जरूरत थी? या तो एक डाउनपुर की, और नहीं तो कम से कम एक हल्की बारिश भी हो जाती, इसकी जरूरत उसके अकॉर्डिंग उन खेतों को थी। अब देखो कहता क्या है, नाउ वी आर गोइंग टू गेट सम वाटर। अब आप कहोगे कि सर ये पास्ट में क्यों नहीं लिखा है? तो देखो पास्ट में नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ डबल इन्वर्टेड कॉमा है। यानी पास्ट में चल रही कहानी के अंदर प्रेजेंट अगर डालना हो तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रख देते, यानी डायरेक्ट में लिख देते। जैसे उसने कहा वैसे ही लिख दिया। उसने क्या कहा, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। अब हमें कुछ पानी मिलने वाला है, अब हम कुछ पानी पाने जा रहे हैं, मतलब कुछ बारिश होने वाली है। विमेन अपनी पत्नी से कहा। विमेन, देखो विमेन का मतलब होता है ना जो पढ़ी लिखी औरत ना हो, और लेडी का मतलब होता है जो पढ़ी लिखी हो। उसी तरह मैन और जेंट्स में भी होता है। जेंट्स उसे कहते हैं जो स्टैंडर्ड में होता है, पढ़ा लिखा होता है, और मैन नॉर्मल। कह रहा है द वीमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, वह औरत जो शाम का खाना तैयार कर रही थी, सपर तैयार कर रही थी। रिप्लाइड, उसने रिप्लाई किया, यस गॉड विलिंग। अच्छा, भगवान की इच्छा लग रहा है कि हो गई है, शायद भगवान चाह रहा है कि हाँ एक बारिश हो जाए। आगे कह रहा है द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, जो उसके बड़े लड़के थे वो वर्क कर रहे थे फील्ड में। वाइल द स्मॉलर वंस, जबकि छोटे वाले जो बच्चे थे ना, वर प्लेइंग नियर द हाउस, घर के आसपास ही खेल रहे थे। अंटिल द वीमेन कॉल्ड टू देम ऑल, तब तक खेलते थे ना जब तक उनकी माँ उन्हें बुला न ले घर पे और कह दे कि कम फॉर डिनर, आओ और खाना खा लो। मतलब वो बच्चे तब तक खेला करते थे ना जब तक उनकी माँ बुला न ले कि आओ खाना खा लो, मतलब उन्हें सिर्फ खाने से मतलब था। अब इससे पता चलता है कि उसके बच्चे भी बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, एकदम जैसे तैसे लाइफ चल रही थी, दिन भर घर के आसपास खेल रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। जब माँ ये कहती थी कि चले आओ खाना खाने के लिए तो वो आते थे। तो ये चीज यहाँ पर ये शो कर रहा है कि जो बड़े बच्चे वो खेतों में काम कर रहे थे, छोटे बच्चे एकदम बिना किसी परवाह के घूम रहे थे और खेल रहे थे। इसी पता चलता है कि पूरी पूरी फैमिली जो थी ना वो अपनी मेहनत पे डिपेंड रहने वाली एक फैमिली थी। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, यह मील का समय था, यानी खाना खाने का समय था। जस्ट एज लिंको हैड प्रेडिक्टेड, ये खाने का समय था, तभी लिंको ने क्या किया, प्रेडिक्शन किया, भविष्यवाणी किया। यानी ऐसे ही नहीं हम बोल देते हैं कोई चीज ये होने वाला है, तो इस तरीके का भविष्यवाणी उसने किया। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, अचानक से बड़ी बड़ी बारिश की बूंद क्या होने लगी, गिरने लगे। देखो बिगेन टू का मतलब होता है लगा, लगी, लगे। आई बिगेन टू टीच, मैं पढ़ाने लगा। यू बिगेन टू रन, तुम दौड़ने लगे। तो तभी बारिश की बूंद बहुत तेज बरसने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट में क्या हुआ, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। नॉर्थ ईस्ट में ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड, यानी बड़ी बड़ी पहाड़ों जैसे बादल चलते हुए देखे जा सकते थे। अप्रोचिंग माने आते हुए, चलते हुए। चलते हुए बादल नॉर्थ ईस्ट में दिखाई देने लगे, यानी जो बड़े ह्यूज थे, विशाल थे, बहुत बड़े बड़े थे, पहाड़ों जैसे बादल चलते दिखाई देने लगे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा एकदम हल्की हो गई और मधुर हो गई, ठंडी हो गई। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, वह आदमी, वह किसान बाहर चला गया बिना किसी अदर रीजन के। कोई और रीजन नहीं था, बस एक रीजन था जिस रीजन से वो घर छोड़ के बाहर चला गया। और वो रीजन क्या था, देन टू हैव द प्लेजर, लेने के लिए उस मजा को, उस प्लेजर को, ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, उस फीलिंग को, उस मजा को लेने के लिए जो मजा तब मिलती जब रेन ऑफ ड्रॉप, यानी रेन के जो ड्रॉप उसके बॉडी पे गिरते। कुल मिला के कहने का ये मतलब है कि अपनी बॉडी पे बारिश की बूंदों को लेने के लिए, थोड़ा एंजॉय करने के लिए वो बाहर चला गया, क्योंकि बहुत ठंडी हवा हो गई थी और बारिश हो रही थी। कह रहा है कि एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड, जब वो लौटा ना तो एक्सक्लेम किया, बहुत आश्चर्य किया। ध्यान रखना ये पहला वाला आश्चर्य वो खुशी वाला है। आश्चर्य किया कि दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, जो स्काई से गिर रहे हैं ना वो रेन ड्रॉप्स नहीं है, यानी बारिश की बूंद नहीं है। दे आर न्यू कॉइन्स, वो नए नए सिक्के हैं। याद रखना इसको, किसको, रेन ड्रॉप को न्यू कॉइन कहा गया है। तो
रेन ड्रॉप को डायरेक्टली न्यू कॉइन कहा गया है, तो यहाँ पर मेटाफर है। किसी चीज को बिना एज लाइक सो की तुलना कर देते हैं तो वहां पर मेटाफर होता है। तो उसने कहा कि ये जो ऊपर से गिर रहे हैं ना, ये बारिश की बूंद नहीं है, ये क्या है, नए नए सिक्के हैं। और एक बात कहा कि द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस। जो बड़े बड़े ड्रॉप गिर रहे हैं ना, वो 10 सेंट माने 10 सिक्कों के बराबर है, 10 सिक्कों के बराबर है। एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटे छोटे गिर रहे हैं बूंद वो 5 सिक्कों के बराबर है। अब यहां पर उसने बारिश की बूंद को सिक्कों से क्यों तुलना कर दिया, तो बताते हैं। जैसे आपने देखा है ना, गांव में जब मान लो किसी फसल को बहुत पानी की जरूरत होती है और अचानक से पानी बहुत तेज बरसने लग जाए, तो लोग कहते हैं सोना बरस रहा है। तो वहां सोना तो बरसता नहीं है, लेकिन सोने इतनी कीमत उस फसल को उस समय होती है। जैसे कोई प्यासा हो और उसको पानी, मान लो मर रहा हो, तो 10 की जगह 100 रुपए देकर के ही पानी पी लेगा। तो उस प्यास की वजह से उस पानी की कीमत 100 रुपए हो गई। यानी अगर किसी फसल को पानी की जरूरत है, सख्त जरूरत है, और बारिश होने लगी, तो यानी सोने के बराबर की कीमत उसकी लगाई जाएगी, क्योंकि उसको बहुत तगड़ी जरूरत थी उस चीज की। वही यहाँ पे कहा गया है। आगे, विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, एकदम संतुष्टजनक तरीके से एक्सप्रेशन के साथ, ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, उसने रिगार्ड किया अपने राइप कॉर्न की फील्ड को। देखो, रिगार्ड का मतलब सम्मान करना होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, रिगार्ड का मतलब देखना है। अब जैसे मान लो, जैसे किसी माँ का बच्चा जब खेलता है, दौड़ता है, तो माँ उसको बड़े ध्यान से देखती है, लेकिन वो देखते टाइम उसकी एक्सप्रेशन बहुत ही गजब की होती है, बहुत प्यारी फीलिंग होती है। आप मान लो किसी जानवर को रखे हो, किसी गाय वाय को रखे हो, और जब वो एकदम खा पी के मस्त होकर बहुत सुंदर दिखाई देती है, तो आप उसे देखते हो तो बहुत मतलब एक डिसेंट टाइप की फीलिंग होती है, उसे रिगार्ड करना कहते हैं। उसने बड़े प्यार से अपने खेतों को देखा, राइप कॉर्न के, विथ इट्स फ्लावर्स, उन फ्लावर्स के साथ, जो फसल में फ्लावर लगे थे उनके साथ उनको बड़े ध्यान से देख रहा था अपनी फसल को, क्योंकि वो उनको पानी मिल रहा था। कह रहा है, ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, जो ढकी हुई थी एक कर्टेन माने पर्दे के अंदर, और वो पर्दा किसका था, रेन का था, बारिश का था। जैसे क्या है, कोई फसल लगी हुई है ना, और बारिश बहुत तेज हो रही है, आप दूर से देखोगे तो लगेगा कि एक ना पर्दा ही डाल दिया गया है व्हाइट कलर का उसके ऊपर। जब बारिश बहुत तेज होती है, लगता है वो चीज ढक गई है पूरी पूरी एकदम। वही कह रहा है कि जो बारिश के पर्दे से ढकी हुई थी उसको बड़े ध्यान से देख रहा था। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, ब्लो माने चलना और बिगेन टू माने लगी। अचानक से एक स्ट्रॉन्ग विंड, बहुत तेज हवा चलने लग गई। एंड अलॉन्ग विद द रेन, और अलॉन्ग विथ माने के साथ, रेन के साथ साथ वेरी लार्ज हेलस्टोन्स बिगिन टू फॉल, बहुत बड़े बड़े हिलस्टोन्स माने ओले, ओले क्या होने लगे, गिरने लगे। अब कह रहा है कि दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। देखो, ये जो लाइन है ना, इसे लिंको ने नहीं कहा है, इसे लेखक ने लिखा हुआ है अपने तरीके में। चाहे इसे व्यंग समझ लो और चाहे उनकी एक फैक्चुअलिटी समझ लो। उन्होंने कहा है कि दीज मतलब जो हिलस्टोन्स थे, ट्रूली माने वाकई, डिड रिजेंबल मेल खा रहे थे, न्यू सिल्वर कॉइन से, लग रहा था कि ये नए नए चांदी के सिक्के हैं। यानी उस ड्रॉप को लिंको ने 10 और 5 का सिक्का कह दिया था, लेखक ने इसे सिल्वर कॉइन कह दिया। यहां पर भी मेटाफर है। अब एक चीज जरा समझ लो, डिड रिजेंबल लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ऐसा भी होता है ना, आई डिड गो का मतलब होता है मैं गया, मैं जाता था, और आई वेंट का भी मतलब होता है मैं जाता था। तो आप देखो यहाँ पर डिड प्लस V1 मिला करके भी V2 हो जाता है। कहीं अगर डिड लिखा हुआ है और प्लस V1 लिखा हुआ है तो वो V2 बन जाएगा अपने आप पे। वही चीज यहाँ पर लिखा है, वरना ये रिजेंबल्ड भी लिख देता तब भी चलता। अब देखो, द बॉयज एक्सपोजिंग themselves टू द रेन, बच्चे अपने आप को एक्सपोज करने लगे, अपने आप को एक्सपोज करने लग गए। कहां पर, रेन के अंदर, बारिश के अंदर। एक्सपोज करने का मतलब ऐसे ऐसे करके घूमना, मजे लेना, है ना। तो बच्चे अपने आप को एक्सपोज करने लग गए। रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स, रैन आउट माने बाहर चले गए दौड़ करके, कलेक्ट करने के लिए फ्रोजन पल्स को, फ्रोजन माने जमी हुई, पल्स माने मोती, यानी जमी हुई मोती को इकट्ठा करने के लिए घर से बाहर चले गए। जमी हुई मोती किसको कहा गया है, यहां पर भी मेटाफर है। जमी हुई मोती कहा गया है उन सिल्वर कॉइन को, और सिल्वर कॉइन किसे कहा गया है, तो वो हेलस्टोन्स को कहा गया है, यानी जो ओली बर्फ के टुकड़े पड़ रहे थे उनको कहा गया है। जब इतना दिखा लिंको ने तो कुछ कहा, क्या कहा,
इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम द मैन। देखो यहाँ पर फिर एक्सक्लेम किया, एक बार स्टार्टिंग में एक्सक्लेम किया था उसने, वो खुशी वाला था, यहाँ पर उसने एक्सक्लेमेशन दिया, वो दुखी मन से था, कहा ओहो ये तो बहुत बुरा हुआ। अब उसने आश्चर्य से कहा, यानी बहुत दुखी मन से कहा कि अब तो ये बहुत बुरा हो गया। कोई बात नहीं, आई होप इट पास क्विकली, मैं आशा करता हूं कि बहुत जल्द पास हो जाए, बहुत जल्द ये तूफान थम जाए, मैं इस बात की आशा करता हूं। लेकिन क्या हुआ, इट डिड नॉट पास क्विकली, यह बहुत जल्दी पास नहीं हुआ, यानी यह बहुत तेजी से, बहुत जल्दी, जितना लिंको ने सोचा हुआ था उतना जल्दी ये पास नहीं हुआ, रुका नहीं, तूफान थमा नहीं, चलता गया। फॉर एंड ओवर द हेलरैंड, 1 घंटे तक ओले गिरते रहे, बरसते रहे, ऑन द हाउस, घरों के ऊपर, द गार्डन के ऊपर, हिल साइड के ऊपर मतलब पहाड़ियों के चारों तरफ, द कॉर्न फील्ड, लगी हुई फसल के ऊपर, ऑन द होल वैली, पूरी पूरी घाटी पर 1 घंटे तक यानी घंटों तक बारिश होती रही उन ओलों की। और इन सब चीजों पर, हिल साइड पे, गार्डन पे, कॉर्न फील्ड पे, पूरी घाटी पे वो बारिश होती रही ओलों की। द फील्ड वॉज वाइट, खेत पूरा पूरा व्हाइट हो गया, ढक गया उन ओलों से, एज इफ माने मानो की, कवर्ड विथ साल्ट, किससे ढक गया हो, नमक से ढक गया हो, ऐसे लग रहा था किसी ने बहुत ज्यादा नमक डाल दिया है और खेत ढक गया था पूरी पूरी तरह से। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, एक पत्ता भी ट्री पे नहीं बच गया था। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, जो कॉर्न थी, फसल थी, वो पूरी पूरी तरह से बर्बाद हो गई। द फ्लावर्स वर गोन फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों के ऊपर से फ्लावर बिल्कुल चले गए, खत्म हो गए। लैंकोज सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, लिंको की आत्मा भर दी गई, पैसिव में है देखना, लिंको की आत्मा भर दी गई सैडनेस के साथ, यानी बहुत दुख के साथ उसकी आत्मा भर गई। When the storm had passed, जब स्टॉर्म रुक गया ना, तब, कोमा का मतलब तब, he stood in the middle of the field, वह खड़ा हो गया अपने खेतों के बीच में, अपने खेत के बीच में खड़ा हुआ, एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने बच्चों से कहा। देखो ये बात जो लिंको ने कहा ना, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि इसका मतलब क्या है, या फिर इसको डिस्क्राइब कर दो 50 या 100 शब्दों में। क्या कहा था उसने, जरा देख लो। उसने कहा था अ प्लेग ऑफ लोकस्ट, देखो लोकस्ट कहते हैं टिड्डियों के समूह को, जो टिड्डियां होती हैं जिस फसल पे बैठ जाती है ना, उसको हमेशा के लिए खत्म कर देती हैं, इतनी खतरनाक होती हैं लगी हुई फसल के लिए। ग्रास होपर जिन्हें बोलते हैं, और ग्रास होपर की एक टीम होती है, बहुत बड़ा झुंड होता है, जिसे लोकस्ट कहते हैं। और प्लेग का मतलब क्या होता है, देखो प्लेग बीमारी का नाम है, लेकिन प्लेग महामारी को भी कहते हैं, यानी एक महामारी आती है तो किसी चीज को पूरी पूरी तरह से खत्म कर देती है, उसी महामारी के रूप में जब ये लोकस्ट आती है ना, तो ये भी पूरी पूरी फसल को बर्बाद कर देती है, इसलिए इन्हें प्लेग कहा गया है। कह रहा है कि अ प्लेग ऑफ लोकस्ट, टिड्डियों के समूह का एक प्लेग भी आता ना अगर हमारे फसलों के ऊपर, तो पता है क्या होता, वुड, वुड से याद रखना, इसके आगे पढ़ते हैं तो बताते हैं। हाँ देखो यहां से कह रहा है कि वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, वो भी छोड़ दिया होता कुछ तो इससे ज्यादा। कह रहा है कि अगर टिड्डियों के समूह का एक प्लेग भी आता हमारे खेत पर ना, तो वुड हैव लेफ्ट मोर, कुछ ज्यादा ही छोड़ दिया होता, देन दिस, किसके अलावा, किसकी अपेक्षा, इस ओलों की अपेक्षा, यानी इन ओलों ने सब कुछ खराब कर दिया। अगर इनके बदले प्लेग भी आया होता ना, हालांकि प्लेग टिड्डियों का बहुत खतरनाक होता है, ओलों से भी खतरनाक होता है, लेकिन वही उसी से तुलना कर रहा है कि अगर वो भी आया होता तो इतना तो वो छोड़ ही दिए होते कि हम पूरे साल कुछ खा लेते, लेकिन इन ओलों ने क्या कर दिया, देखो कह रहा है कि द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, इस ओले ने क्या कर दिया, कुछ नहीं छोड़ा, यानी ये जो ओले बरस रहे थे इसमें तो कुछ नहीं छोड़ा, सब कुछ खत्म कर दिया। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास कोई कॉर्न होने वाली नहीं है, यानी कोई कॉर्न हमारे पास नहीं रहेगी, फसल नहीं रहेगी। दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन, वो वाली जो रात थी ना, वो बड़ी सॉरोफुल वन थी, यानी बहुत ही दुखद थी, बहुत ही भयानक थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, कह रहा है लिंको कि हमारा पूरा पूरा काम क्या हो गया, नथिंग में चला गया, यानी उसका कोई इंपैक्ट नहीं आया, कोई रिजल्ट नहीं मिला। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, अब तो कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सकता है। वी ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल हम सभी के सभी क्या होने वाले हैं, हंग्री होने वाले हैं, यानी भूखे रहने वाले हैं। अब यहां से कहानी अपनी ओरिजिनल रूप को लेने जा रही है। देखो जब इतना लिंको ने कह दिया कि अब कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सकता है,
तो उसकी बात की कहानी कह रहा है कि बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस, सॉलिटरी माने अकेला, एकमात्र, कह रहा है कि लेकिन बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, उन सभी लोगों के हार्ट में जो लोग रहते थे उस अकेले घर में। अब इसका मतलब क्या है, लेंको की फैमिली की बात कर रहा है कि लेंको के घर में जितने लोग रहते थे, उस अकेले घर में जितने लोग रहते थे, उनके हार्ट में, उनके अंदर, हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली, उस वैली के मिडिल में एक जो हाउस था, जो सॉलिटरी था, अकेला था, उसके अंदर जितने भी लोग रहते थे, उन लोग के हार्ट्स के अंदर, उनके हृदय में क्या था, देयर वाज अ सिंगल होप, एकमात्र आशा थी, और वो क्या थी, हेल्प फ्रॉम गॉड। वो लोग जानते थे कि जब दुनिया में कोई किसी की मदद नहीं करता है ना, तो एक भगवान ही ऐसा है जो सबकी मदद करता है। ये बात उस घर में रहने वाले सभी लोगों की हार्ट में थी, यानी सबके सब पक्के विश्वास वाले थे। कह कि डोंट बी अपसेट इवन दो दिस सिम्स लाइक अ टोटल लॉस, बिल्कुल परेशान मत हो, इवन दो, भले ही, दिस सिम्स लाइक टोटल लॉस, भले ही ऐसा लगता है कि हमारा हर कुछ नुकसान हो गया, हर कुछ बर्बाद हो गया, फिर भी अपसेट मत हो। लिंको ने कहा अपने परिवार से, कहा रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, याद रखो कि कोई भी भूख से मरता नहीं है। इस बात को मत भूलना कि कोई भी भूख से नहीं मरता है इस दुनिया में। अभी आपको समझाते हैं इसका मतलब क्या है। आगे कह रहा है कि ऑल थ्रू नाइट, पूरी पूरी रात ना, लेंको थॉट वनली ऑफ हिज वन होप, लेंको अपनी मात्र एक आशा के बारे में सोच रहा था, द हेल्प ऑफ गॉड, और वो आशा क्या थी, भगवान से मिलने वाली आशा। भगवान से आशा जो थी उसको कि इस लॉस का भरपाई किया जा सकता है, उसी के बारे में पूरी पूरी रात वो सोचता रहा। उसने ऐसा क्यों कहा था कि नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूख से नहीं मरता है। जैसे आपने वो सुना है ना कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। इसमें ये बताया गया है कि भगवान ने अगर आपको जन्म दिया है ना, तो आप पागल हो या एक अच्छे आदमी हो या एक कुछ भी हो ना, उसको खाने की व्यवस्था भी वो कर देता है। इसलिए कहा जाता है कि कोई भी भूख से मरता नहीं है, कहीं ना कहीं से वो अपना पेट पाल ही लेता है। इस बात को सोच के लिंको ने ये बात यहाँ पे रखा हुआ था। कह रहा है कि आगे जो रात भर वो सोचता रहा अपने सिंगल होप के बारे में ना, और वो कौन था, वो भगवान थे, भगवान से मिलने वाली हेल्प के बारे में वो लगातार सोचता रहा रात में। और कह रहा है हुज आईज, जिस भगवान की आंखें, अब एक चीज जरा ध्यान से देखोगे ना, इस कॉमा से लेकर के और इस कॉमा तक आप अभी नहीं पढ़ोगे, इसकी बाद हम जस्ट पढ़ाएंगे, इस लाइन के जस्ट बाद, क्योंकि ये सेंटेंस वही का है जहां से हम पढ़ाएंगे, बट इसको डिसेमिनेट करके लिखा गया है, समझाते हैं अभी। कह रहा है उस भगवान के बारे में सोचता रहा, हुज आईज, जिसकी आंखें, सी एवरीथिंग, हर कुछ देखती हैं, इवन, भले ही, व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्शियस, भले ही वो चीज, वो आशा किसी एक आदमी के, यानी एक आदमी के कॉन्शियस में होती है, यानी अंतरात्मा में होती है। कह रहा है कि भगवान की वो आंखें जो हम अपने अंतरात्मा के अंदर भी कोई चीज रखते हैं ना, उनको भी देख लेती हैं। उस भगवान के बारे में सोच रहा था। और अब पढ़ते हैं छोड़ा हुआ सेंटेंस। कह रहा है एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जिस तरह का इंस्ट्रक्शन दिया गया था, जो इंस्ट्रक्शन दिया गया था लिंको को, उसके बेस पे बात सोच रहा था। अब इसका जरा मतलब समझ लो। जैसे हमारे मम्मी पापा हम जब छोटे रहते हैं तो क्या कहते हैं कि भगवान सब कुछ देख रहा है, चोरी मत करना। तो जब हम चोरी करने जाते हैं तो जैसा हमें इंस्ट्रक्शन दिया गया है मम्मी के द्वारा कि भगवान देख रहा होगा, वही चीज हम सोचने लग जाते हैं कि भगवान की वो आंखें जो हमारे हृदय के अंदर की चीजों को भी देख सकती हैं, यानी हम बहुत दुख महसूस कर रहे हैं तो भगवान की आंखें उस दुख को भी देख सकती हैं, भले ही वो दुख हमारा डीप कॉन्शियस में क्यों ना हो, अंतरात्मा के अंदर बहुत गहराई में क्यों ना हो, इसे भी देख लेंगे। ऐसा हम कहां से सोच रहे थे, ऐसा इंस्ट्रक्शन ऑलरेडी हमें दिया गया था, बताया गया था। उसी तरह जैसा लेंको को बताया गया था ना, उस बेसिस पे लेंको ये बात सोच रहा था कि भगवान की जो आंखें होती है ना, वो हर कुछ देख लेती हैं, भले ही वो चीज किसी के डीप कॉन्शियस में क्यों ना हो, अंतरात्मा में क्यों ना हो। और यही चीज उसको इंस्ट्रक्ट किया गया था, बताया गया था, समझाया गया था। इसी बेस पे वो इस बात को मानने को तैयार था कि भगवान की आंखें हमारे दुख को भी देख रही होंगी। आगे देख लो। कह रहा है कि लिंको वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, लिंको एक
बहुत मेहनती आदमी था। ऑक्स ऑफ अ मैन का सेंस होता है ना कि बैल जैसे काम करने वाला आदमी, बहुत मेहनती, एक बहुत मेहनती आदमी था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, खेतों में ना एनिमल जैसे काम करता था, जानवरों से बढ़ के भी काम करता था, वो बहुत मेहनती था। बट स्टिल, लेकिन फिर भी, ही न्यू हाउ टू राइट, दिन भर जानवर जैसे खेत में काम करता था, पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन इतना वो जानता था ना कि कैसे लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है। यहां पर आप सोचोगे सर लिखा क्या जाता है, तो अपनी बातों को किसी जगह पे कैसे कॉन्वे करते हैं राइटिंग के माध्यम से, लगभग इतना वो जानता था। अब क्या हुआ, द फॉलोइंग संडे एट अ डे ब्रेक, अगले दिन संडे था, उस दिन ही बिगेन टू राइट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखना शुरू कर दिया, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी, जिसे वह खुद कैरी करेगा, टू टाउन, टाउन लेकर के जाएगा, एंड प्लेस इन द मेल, और मेल में प्लेस कर देगा। मेल का मतलब वो डब्बा देखते हो ना, ऐसे एक डब्बा ऐसे रखा रहता है, यहाँ पर एक जगह होती है ऐसे करके, तो उस डब्बा में ले जाकर के डालेगा, उसमें मेल में वो प्लेस करेगा, रखेगा। ये बात उसने सोच लिया था। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, और वह कुछ और नहीं था, वह एक लेटर टू गॉड था। जिसे वह लिख रहा था ना, वो पत्र जो लिख रहा था, वो गॉड के लिए एक पत्र था, किसी और के लिए नहीं था। क्या लिखा उसने, लिखा गॉड, हे भगवान, उसने लिखा कि भगवान, इफ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी मदद नहीं करोगे ना, तो माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो मैं और हमारी फैमिली इस ईयर हंग्री रहने वाले हैं, भूखे रह जाएंगे, कुछ खाने को हमारे पास नहीं है, अगर आप हमारी मदद नहीं करोगे तो। देखो ये वाला प्रेजेंट में हिस्सा है, डोंट प्रेजेंट में है, और यहां पर देखो फ्यूचर में है। तो जब कंडीशनल सेंटेंस होता है ना, शर्त वाले वाक्य होते हैं, इसको ग्रामर के सेक्टर में हम आपको पढ़ा देंगे कंडीशनल सेंटेंस क्या होते हैं। तो पहला हिस्सा प्रेजेंट में लिखा जाता है, दूसरा फ्यूचर में लिखा जाता है, लेकिन पढ़ते दोनों को फ्यूचर में ही है ना, पहले वाले को भी फ्यूचर में ही पढ़ते हैं, लिखते नहीं है। तो कह रहा है कि अगर आप मेरी मदद नहीं करोगे तो इस साल हम भूखे रहने वाले हैं। आई नीड 100 पेसोस, हमें 100 पेसोस की जरूरत है। इन ऑर्डर टू का मतलब होता है फॉर, याद रखना, के लिए। इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, अपने खेत को दोबारा बोने के लिए, अपने खेत को दोबारा बोने के लिए, एंड टू लिव, और जिंदा रहने के लिए, अंटिल द क्रॉप कम्स, जब तक दूसरी फसल नहीं आ जाती है। जब तक दूसरी फसल नहीं आ जाती है तब तक जीने खाने भर के लिए, अपने लिए जो खर्च चलाने का पैसा चाहिए मुझे, वो मेरे पास नहीं है, इसकी जरूरत मुझे बहुत अच्छे तरीके से है। बिकॉज द हेल स्टॉर्म डॉट डॉट डॉट, जो तूफान भरी बारिश हुई थी ना, उसने डॉट 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 मतलब सब कुछ खराब कर दिया, उसने तो सब बर्बाद कर दिया, इसलिए मुझे 100 पेसोस की जरूरत है। ही रोट टू गॉड, उसने टू गॉड लिख दिया था, मतलब भगवान के लिए पत्र जा रहा है। जैसे आप भी पहले पत्र लिखा करते थे, अब तो सीबीएसई ने बैन कर दिया है, तो आप कैसे लिखते थे, टू द प्रिंसिपल, तो आप समझ जाते थे कि टू का मतलब के लिए और प्रिंसिपल का मतलब प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल के लिए लिखा जा रहा है। वैसे उसने क्या लिख दिया था, टू गॉड, यानी भगवान के लिए, और लिखा था ऑन द इनवेलप, इनवेलप के ऊपर, लिफाफे के ऊपर उसने टू गॉड लिख दिया। पुट द लेटर इनसाइड, अपने अंदर उस लेटर को रख लिया, पॉकेट में रख लिया। एंड स्टिल ट्रबल्ड, और अभी भी परेशान था, ट्रबल्ड था, अभी भी परेशान था कि भगवान समझेंगे कि नहीं समझेंगे मेरी बात को। वेंट टू टाउन, टाउन में चला गया। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड द स्टैम्प, पोस्ट ऑफिस पे जाके उसने एक स्टैम्प को प्लेस किया, चिपका दिया ऑन द लेटर, एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, लेटर के ऊपर एक चिपका दिया, टिकट को, स्टैम्प को चिपका दिया, और उस पत्र को मेल बॉक्स के अंदर ले जाकर के डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉइज हु वाज अ पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, एम्प्लॉइज के बीच से एक एम्प्लॉय, मतलब सारी एम्प्लॉइज में से, कर्मचारियों में से एक ऐसा कर्मचारी था जो पोस्टमैन था, और आल्सो हेल्प्ड एट पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस के कार्यों में हेल्प भी करता था, पोस्टमैन भी था, गांव गांव चिट्ठी पहुंचाने वाला। वेंट टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास गया। लॉफिंग हर्टली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, लॉफिंग हर्टली, बहुत ठहाके लगाते हुए, हंसते हुए गया और दिखाया उसको, यानी बॉस को दिखाया, लेटर टू गॉड, भगवान के लिए जाने वाले इस पत्र को उस बॉस को दिखाया, पोस्ट मास्टर को दिखाया, और बहुत तेज तेज हंस रहा था। नेवर इन हिज करियर, अपनी पूरी जीवन काल में, यानी नौकरी के जीवन काल में, एज अ पोस्टमैन, एक पोस्टमैन के रूप में, अपने पूरे नौकरी के काल में ना, हैड ही नोन दैट एड्रेस, उसने वह एड्रेस कभी देखा ही नहीं था। नेवर से यहां से नहीं ले लोगे,
अपने पूरी जीवन काल में वह एड्रेस वो जानता ही नहीं था। जैसे आप देखते हो ना फ्लिपकार्ट वगैरह वाले जो होते हैं या फिर अमेजोन वाले होते हैं, वो जब बार बार डिलीवरी करते हैं तो लगभग लगभग एड्रेस उनको याद हो गया रहता है। उसी तरह जो पहले पोस्टमैन होते थे, अब तो बहुत कम होते हैं, तो वो इतना गांव में चिट्ठियों को पहुंचाते थे ना कि लगभग सबके घर के नाम उनको याद रहते थे। लेकिन अब मान लो किसी ने उस पर लिख दिया है टू गॉड, अब ये एड्रेस तो अपने पूरी जिंदगी में वो नहीं जानता था, तो अभी गॉड कहाँ रहते हैं इस बात से उसको हंसी आ गई, कोई पागल होगा जिसने लिखा हुआ है। अब यहाँ पे एक कंट्रास्ट करके देखो, जो पढ़ा लिखा नहीं है उसका विश्वास इतना तगड़ा है कि वो भगवान को पत्र लिख दिया, बट जो पढ़ा लिखा है वो उस बात को लेकर के हंस रहा है। तो इस चीज को आप शो कर सकते हो कि जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, नहीं पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, उनकी आस्था बहुत तगड़ी होती है, उनका जो अंदर का विश्वास होता है भगवान के प्रति ना, वो बहुत ही पक्का होता है। और साइंस भी ये कहता है कि विश्वास अगर आपका पक्का हो तो आपकी जो पॉजिटिविटी है ना वो ग्रो कर जाती है, बढ़ जाती है, और उस काम के प्रति आपका डिवोशन इतना तगड़ा हो जाता है ना कि आप उसे ग्रैब कर ही लेते हो, उसे गेट कर लेते हो। द पोस्टमास्टर, अब वो बॉस कौन था? पोस्टमास्टर था। पोस्टमास्टर जो था ना, फैट, एक मोटा आदमी था, एमिएबल पर्सन था। एमिएबल का मतलब होता है मैत्रीपूर्ण, जिसकी मित्रता बहुत जल्दी किसी से हो जाए। कहने का मतलब बहुत ही सहज इंसान था, बहुत ही अच्छा आदमी था, कह सकते हो एक शब्द में। मोटा ताजा आदमी था और बहुत ही अच्छा आदमी था। लेकिन जब उसने इस पत्र को देखा तो देखो क्या हुआ। वो एक काफी एमिएबल फेलो था, एक अच्छा आदमी था, और फेलो का मतलब साथी होता है, लेकिन यहाँ पर साथी उस इंप्लॉय का वो साथी था, हमारा तुम्हारा नहीं था, इसलिए फेलो कह दिया गया है। कह रहा है कि ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग। ब्रोक आउट माने होता है, ब्रेक आउट माने किसी चीज में पड़ जाना, गिर जाना, और ब्रोक आउट सेकेंड फॉर्म है। वो भी लाफिंग में गिर पड़ा, यानी बहुत तेज वो भी हंसने लगा जब इस पत्र को देखा तो। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन लगभग लगभग अचानक, यानी तुरंत हंसा और तुरंत वो सीरियस हो गया, टर्न हो गया, मतलब बदल गया उसका अपीयरेंस सीरियसनेस में, यानी अचानक से सीरियस हो गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और थपथपाने लगा, पटकने लगा अपने डेस्क के ऊपर उस इसको, पत्र को, और कमेंटेड, और उसने कमेंट किया, व्हाट फेथ, क्या विश्वास है। देखो व्हाट के बाद यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगा है, क्योंकि व्हाट यहाँ एक्सक्लेमेटरी वर्ड के रूप में आया है। कह रहा है क्या विश्वास है, आई विश आई हैड द फेथ, काश ये विश्वास मेरे पास भी होता, ऑफ द मैन हु रोट द लेटर, जो आदमी इस पत्र को लिख दिया है। कह रहा है कि जो आदमी इस पत्र को लिखा है उसके इतना काश विश्वास मेरे अंदर भी होता भगवान में। इस बात को लेकर के वो बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित था कि जितना उस आदमी ने विश्वास दिखाया है इस पत्र को लिख करके, काश मेरे अंदर भी भगवान के प्रति इतना विश्वास होता। और कह रहा है स्टार्टिंग अप अ करेस्पॉन्डेंस विद गॉड, जिसने भगवान से ही पत्र व्यवहार शुरू कर दिया। करेस्पॉन्डेंस का मतलब होता है पत्राचार या फिर पत्र व्यवहार, यानी पत्रों का लेन देन, है ना। करेस्पॉन्डेंस का मतलब हमने एक पत्र लिखा, आपने एक पत्र लिखा, पत्र भेजने और लेने की प्रक्रिया को करेस्पॉन्डेंस कहते हैं। कह रहा है जिसने भगवान से ही करेस्पॉन्डेंस स्टार्ट कर दिया। अब देखो जब उसने इतना देखा तो उसने एक बात सोचा, ये आप भी सोच सकते हो। तो इन ऑर्डर टू नॉट सेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, गॉड के अंदर से जो फेथ है राइटर का वो सेक न हो जाए, इसके लिए, इन ऑर्डर टू माने के लिए, कह रहा है जो लिखने वाला आदमी है उस भगवान के अंदर से उसका विश्वास टूट न जाए, हिल न जाए, इसके लिए उसने क्या किया, द पोस्टमास्टर केम अप विथ एन आइडिया, पोस्टमास्टर के दिमाग में एक आइडिया आया। क्या आइडिया था वो, कि आंसर द लेटर, कि वह आंसर देगा उस लेटर का। अभी तक तो वो यही जानता था ना कि उसमें कोई क्वेश्चन पूछा गया होगा भगवान से, तो भगवान की जगह पे मैं आकर के मैं उसका आंसर दूंगा, ताकि उसका विश्वास न हिल जाए, वो समझे कि भगवान ने पत्र लिख करके भेजा है मुझे रिप्लाई में, इसलिए उसने कहा कि मैं उसका आंसर दे दूंगा। इट वॉज एविडेंट दैट, यह स्पष्ट उसमें दिखाई दे रहा था, टू आंसर इट, इसका आंसर देने के लिए, ही नीडेड समथिंग मोर, और कुछ अधिक चीजों की जरूरत पड़ेगी, देन गुडविल, इंक एंड पेपर, एक अच्छी भावना, इंक और पेपर के अलावा भी किसी अदर चीज की जरूरत पड़ेगी अगर वह इसका आंसर देना चाहता है। तो देखो आप अगर किसी की पत्र का रिप्लाई देते हो तो गुडविल माने अच्छी भावना से रिप्लाई देते हो, पॉजिटिव रिप्लाई देते हो, तो ये तो गुडविल हो गया। गुडविल माने सद्भावना या फिर अच्छी बात, अच्छी आदत, अच्छी भावना।
और इंक की जरूरत पड़ती है यानी स्याही की, और पेपर की जरूरत पड़ती है, आप उस पर लिखते हो, यानी 3 चीज की जरूरत पड़ती है। लेकिन इन 3 चीज के अलावा भी किसी अदर चीज की जरूरत इसे पड़ी जब वह उस पत्र को खोला आंसर देने के लिए। बट ही स्ट्रक टू हिज रिजोल्यूशन, लेकिन फिर भी वह पहुंच गया, स्ट्रक कर गया उसके दिमाग में उसका रिजोल्यूशन यानी उसका हल, इस समस्या का भी हल उसने निकाल लिया। He asked for का मतलब डिमांड। He asked for money from his employees, उसने अपने एम्प्लॉय से कुछ पैसे मांग लिए। He himself gave a part of his salary, उसने खुद अपने सैलरी का कुछ हिस्सा उसमें डाला। And several friends of his were obliged to give something, और उन फ्रेंड से भी कुछ ले लिया जो लोग obliged थे, जो लोग लगे हुए थे उस काम में, अपने कर्तव्य में लगे हुए थे, क्या देने के लिए, कुछ समथिंग देने के लिए। फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, एक एक्ट ऑफ चैरिटी मानी उदारता भरी काम जो होते हैं, लोगों का सहायता करना, इस तरह का जो काम होता है, जो लोगों के वेलफेयर के लिए काम करते हैं, उन दोस्तों से भी कुछ पैसा ले लिया और सबको मिला दिया। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टूगेदर द 100 pesos, कह रहा है ना कि यह इम्पॉसिबल था, सब पैसा जुटाने के बाद भी इम्पॉसिबल था उस पोस्टमास्टर के लिए टू गैदर जुटाना। टूगेदर माने जुटाना और टुगेदर माने एक साथ उस 100 pesos को जुटा पाना उसके लिए इम्पॉसिबल हो रहा था। और कह रहा है सो ही वॉज एबल टू सेंड द फॉर्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, इसलिए वह एबल हो पाया, उसकी क्षमता उतनी हो पाई कि वह उस किसान को हाफ से कुछ अधिक भेज पाया। 100 pesos उसने मांगा था और 50 से अधिक pesos इसने भेज दिया। अब कितना भेजा आगे आप समझ जाओगे। He put the money in an envelope addressed to Lenko, उसने मनी को रख दिया एक लिफाफे के अंदर, एड्रेस लिख दिया लेंको का, एंड विथ इट अ लेटर, और एक लेटर का रूप दे दिया, जो लेटर कॉन्टेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड, कॉन्टेन कर रहा था, वो लेटर रखा था अपने अंदर, यानी उस पर लिखा हुआ था एक सिंगल वर्ड सिग्नेचर के रूप में, और वो वर्ड क्या था, गॉड। गॉड के रूप में सिग्नेचर कर दिया उस लिफाफे के ऊपर और उस पत्र को वापस लेंको के पास भेज दिया। The following Sunday, Lenko came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. कह रहा है अगले संडे ना लेंको आ गया a bit earlier, a bit माने थोड़ा सा, earlier माने पहले, थोड़ा पहले ही लेंको आ गया than usual, जैसे पहले वो एक फिक्स टाइम पे आता था, आज थोड़ा पहले ही आ गया, यह पूछने के लिए कि क्या कोई लेटर उसके लिए आया है, क्या लेंको के लिए कोई लेटर आया है, इनडायरेक्ट में लिखा हुआ है, क्या मेरे लिए कोई पत्र आया हुआ है, इस बात को पूछने के लिए पोस्ट ऑफिस में पहले ही लेंको पहुंच गया। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, यह पोस्टमैन खुद था, खुद ही पोस्टमैन ने हु हैंडेड द लेटर टू हिम, जिसने हैंड ओवर किया उस पत्र को लेंको को, यानी लेंको को उसने उस पत्र को दिया। वाइल द पोस्टमास्टर, उस समय पोस्टमास्टर क्या कर रहा था, पोस्टमास्टर हेड होता है, पोस्टमैन तो गांव गांव में घूमता है। पोस्टमास्टर एक्सपीरियंसिंग, पोस्टमास्टर अनुभव कर रहा था द कॉन्टेंटमेंट ऑफ अ मैन, एक आदमी के रूप में बड़ी संतोषजनक फीलिंग ले रहा था, यानी कॉन्टेंटमेंट का मतलब होता है संतुष्टि, वो एक कॉन्टेंटमेंट की फीलिंग एक्सपीरियंस कर रहा था एक आदमी के रूप में, जो आदमी हैज परफॉर्म्ड अ गुड डीड, जिस आदमी ने एक अच्छा काम किया हुआ था, डीड माने काम, एक ऐसा आदमी जो बड़ा अच्छा काम कर दिया था और उस काम करने के बाद एक बहुत अच्छी फीलिंग ग्रैब कर रहा था, संतोषजनक फीलिंग ग्रैब कर रहा था, वो पोस्टमास्टर था। लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, अपने ऑफिस से सब कुछ देख रहा था, वो अपने ऑफिस से एक एक चीजों को देख रहा था और बहुत अच्छा फील कर रहा था। सेंस यहाँ पे क्या है कि मान लो आप गर्मी के दिनों में एक पानी का बोतल रख दिए, लोग आकर के पिए, और कोई प्यासा आके पी के बहुत ही खुश हो रहा है, तो आप भी देख के बहुत ही संतोषजनक फीलिंग ले आते हो अपने अंदर। या ओवरऑल आप किसी का हेल्प करके, अपने ना खाओ किसी और को खिला करके जो कॉन्टेंटमेंट आपको मिलती है ना, वो कॉन्टेंटमेंट ही फील कर रहा था पोस्टमास्टर अपने जंगली से देख करके, जब उस पत्र को खोल रहा था कौन, लेंको, क्योंकि इस प्रोसेस से ना उसका विश्वास टूटता नहीं। लेंको शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, लेंको ने थोड़ा सा भी सरप्राइज शो नहीं किया, स्लाइटेस्ट माने कम से कम, थोड़ा सा भी सरप्राइज उसने नहीं दिखाया ऑन सीइंग द मनी, उस मनी को देख करके जो पोस्टमास्टर ने भेज रखा था, इसको देख करके थोड़ा भी आश्चर्य नहीं दिखाया लेंको ने, बिल्कुल नहीं। पोस्टमास्टर द्वारा भेजे गए पैसे को देख करके ना थोड़ा भी आश्चर्य नहीं दिखाया लेंको। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, इतना तगड़ा था उसका विश्वास, इतनी तगड़ी विश्वास उसकी भगवान के अंदर थी कि
कि उसने थोड़ा भी आश्चर्य व्यक्त नहीं किया इस बात पर। अगर हमारे साथ हो जाए तो हम कितने आश्चर्यचकित हो जाएंगे, क्योंकि हमारा विश्वास बहुत कम है भगवान के अंदर। इसका विश्वास इतना तगड़ा था कि वो थोड़ा भी आश्चर्य नहीं दिखाया। बट ही बिकेम एंग्री, उल्टा ही वह एंग्री हो गया, गुस्सा हो गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब मनी को उसने गिना, उस पैसे को जब गिना तो उल्टा गुस्सा हो गया, भगवान के ऊपर ही गुस्सा हो गया। कहा गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, इतना बड़ा मिस्टेक तो भगवान कर ही नहीं सकते हैं, पहली बात। और नॉर कुड ही हैव डिनाइड द लिंकू व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और ना तो वो डिनाई कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, मना कर सकते हैं जो रिक्वेस्ट लेंको ने उनसे किया था। यानी जो रिक्वेस्ट मैंने उनसे किया था इतना कुछ बता करके इस रिक्वेस्ट को भी वो डिनाई नहीं कर सकते हैं, और इतनी बड़ी गलती भगवान नहीं कर सकते हैं। अब देखो, कह रहा इमीडिएटली लेंको वेंट अप टू द विंडो, तुरंत विंडो पर गया लेंको, और टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, मांगने के लिए पेपर और इंक गया, विंडो पर पेपर और इंक मांगा। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट, पब्लिक राइटिंग टेबल जहां पे सभी लोग आकर के लिखते हैं वहां पर लिखना फिर शुरू कर दिया। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, इस बार ना मच रिंकलिंग दिखाई दे रही थी। रिंकलिंग का मतलब होता है जब हम गुस्से में कोई चीज करते हैं ना, कोई काम करते हैं, तो हमारी जो भौहें हैं ना वो तिरछी हो जाती हैं, ऐसे ऐसे करते हैं ना तो ये भौहें तिरछी हो जाती हैं, इसे रिंकलिंग कहते हैं। रिंकलिंग का मतलब यहां पर भी ऐसे करते हैं, ऐसे जो लाइनिंग बन जाती है, इसी को रिंकलिंग कहते हैं। तो यानी अभी गुस्से में था, फीलिंग बहुत खतरनाक उसके अंदर थी। कह रहा है कि मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, उसके आईब्रो में बहुत ज्यादा रिंकलिंग दिखाई दे रहा था, गुस्सा दिखाई दे रहा था। और ये गुस्सा क्यों था? कॉज्ड बाय द एफर्ट, उस एफर्ट के कारण था, उस प्रयास के कारण था। ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडिया, जिसकी वजह से वह अपना आइडिया एक्सप्रेस करना चाहता था। जितना ज्यादा एफर्ट लगा करके वो अपने आइडिया को भगवान तक पहुंचाना चाहता था, बताना चाहता था अपने प्रॉब्लम को, वो आइडिया कंफर्म नहीं हो पा रही थी, इसलिए वो गुस्सा उसके ऊपर आ रहा था। इस गुस्से का कारण यही था कि वो अपने आइडिया को पहुंचाने का प्रयास कर रहा था, भगवान समझ नहीं रहे थे इस बात को। आगे देखते हैं। When he finished, जब उसने फिनिश कर लिया ना, he went to the window to buy a stamp, विंडो पर गया, उसने एक स्टैम्प को खरीदा, टिकट को खरीद लिया। which he licked, जिसने उसे अपने जीभ से चाटा यानी लिक किया। and then affixed the envelope with a blow of his fist, उस इन्वेलप के ऊपर उस स्टैम्प को चिपका दिया। blow of fist का मतलब होता है मुट्ठी से मार करके उसको चिपका देना, fist का मतलब मुट्ठी होता है। The moment the letter fell into the mailbox, जिस क्षण वह लेटर गिरा मेलबॉक्स के अंदर, मतलब जिस क्षण उसने गिराया उस मेलबॉक्स के अंदर, उस पत्र को गिराया लिंको ने दोबारा। द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर खुद गया और उसे क्या किया? ओपन किया। इट सैड, उसमें लिखा था, वह पत्र कह रहा था, गॉड, भगवान, उसमें क्या लिखा था? भगवान, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, जो मनी मैंने आपसे मांगा था ना, ओनली 70 पेसोस रिच्ड मी, केवल 70 पेसोस ही मेरे पास पहुंचा। सेंड मी द रेस्ट, मुझे बचा हुआ भी भेज दो, बची हुई मनी मुझे भेजो 30। सिंस, क्योंकि आई नीड इट वेरी मच, मुझे इसकी सख्त जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है, भेज दो। सिंस का मतलब चूंकि भी होता है, इसलिए भी होता है, से भी होता है, लेकिन यहां पर सिंस का मतलब क्योंकि है। बट डोंट सेंड इट टू मी, लेकिन इसको मेरे पास मत भेजना। थ्रू द मेल, मेल के थ्रू, मेल से होकर के ये पैसा मुझे मत भेजना, यानी इस पोस्टमैन पोस्ट मास्टर के पास से वो मनी मेरे पास आए उस तरह से मत भेजना, डायरेक्ट भेज देना। क्यों ऐसा उसने क्यों कहा? इसलिए कहा कि बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर बंच ऑफ क्रूक्स लैंको, उसने कहा कि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज है ना, कर्मचारी जो है ना इसके, वो बंच ऑफ क्रूक्स है। क्रूक्स माने बेईमान लोग, बंच माने समूह, ये बेईमान लोगों का समूह है, चोर है ये लोग। और नीचे अपना सिग्नेचर मार दिया लैंको। अब देखो ये कहानी यही खत्म हो जाती है। ओवरऑल अगर देखेंगे ना तो इसमें यही बताया गया है कि लिंको भले कम पढ़ा लिखा रहता है, लेकिन उसका इतना विश्वास तगड़ा रहता है कि अगर ये 70 पेसोस ही भेजा गया तो ये बताओ इससे उसका विश्वास टूटा नहीं ना, उसने ब्लेम भी दूसरे पे लगाया, लेकिन ये उस समझ गया कि भगवान ने ही भेजा है। यानी ऐसा कहा जाता है कि अगर आपका विश्वास पक्का है तो भगवान किसी ना किसी रूप में आपकी सहायता करता है। तो यानी पोस्टमैन पोस्टमास्टर के रूप में भगवान ने ही उसकी सहायता की।
अब बात करते हैं इसके क्वेश्चन और आंसर की। तो इस लेसन में जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं ना, वो कभी आपसे पूछा नहीं जाएगा एग्जाम में। याद रखना, जितने बीच बीच में क्वेश्चन दे रखे हैं ना, ये आपके प्रैक्टिस के लिए है। क्वेश्चन डायरेक्टली क्रिएट किए जाते हैं लेसन के अंदर से, जो आपको देखने को नहीं मिलता है, इस लेसन के अंदर से ही मिलेगा। बट लेसन के कहानी को आपको बड़े अच्छे से याद रखना है, और राइटिंग स्टाइल हम आपको सिखाएंगे। इस बेसिस पे आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर बना सकते हो। तो बनाए हुए क्वेश्चन के आंसर को जब लिखोगे ना, तब जाकर के नंबर मिलता है। आप इस कंटेंट को कॉपी करोगे तो नंबर नहीं मिलता है। इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी बनने वाले हैं, क्लास के लास्ट में ऐड है, आप वहां से देख लेना, और इसके आंसर जरूर लिखना, नोट्स जरूर तैयार कर लेना किसी भी तरह से। जैसा आप जानते हो आज पहला लेसन है, तो आप पहले लेसन से ही ना एक नोट्स बनाओ और क्वेश्चन के आंसर को लिखना। वर्ड्स इसमें जहां जहां आपको दिखाई दी है, उन वर्ड्स को भी नोट डाउन करते जाना, क्योंकि वर्ड से भी कई बार क्वेश्चन क्रिएट हो जाते हैं। जो क्वेरीज क्रिएट होती है ना, जो क्वेश्चन आपका क्रिएट होता है इस लेसन से हो करके, तो उसे आप पूछ सकते हो। एक हफ्ते में हम 1 या 2 डाउट क्लास भी लेंगे, जहां पे आप लाइव आकर के कुछ भी बता सकते हो, है ना, कि हमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसका सॉल्यूशन हम देंगे आपको। वैसे आप यूट्यूब पे कमेंट भी करते हो ना, तो इसके सॉल्यूशन का हम वीडियो आपको दे देंगे, या फिर लाइव आकर के भी आपको समझा देंगे। वर्ड टू वर्ड समझना है आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।